मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो कि वर्तमान में जितने भी निवेशक हैं उनके दिमाग का सबसे बड़ा प्रश्न है। सवाल ये कि बाजार जिस प्रकार से अनिश्चितता जाहिर कर रहा है, लंबे समय तक लोगों में जो कमोडिटी ने एकदम चार्म देके चला था गोल्ड और सिल्वर का, कहीं वो अपने आप को लेकर निराश कर रहा है। कुछ जगह ऐसा हो रहा है कि क्रिप्टो को लेकर के जितने भी बढ़िया इन्वेस्टर्स थे, एक समय पर क्रिप्टो का भाव बहुत बढ़िया चला गया था, अब आधे दामों पर क्रिप्टो चल रही है, यानी बिटकॉइन चल रहा है। ऐसे में दिमाग में, और दूसरा ये जो ट्रंप महाशय आए हैं तब से स्टॉक मार्केट का भी हाल कुछ ऐसा ही है कि स्टॉक मार्केट में भारत का जो बाजार है उसने वो एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं दिया है। यानी आने वाले समय में हो सकता है कि जिस तरह से कोरोना 2020 रहा हो, आर्थिक मंदी 2008 रही हो, वैसे इसे भी कैलकुलेट किया जाए कि ट्रंप एरा था जब स्टॉक्स बुरी तरह प्रभावित हुए थे। निवेशक का काम है निवेश करना। निवेश करने के पीछे लॉजिक है, क्योंकि हर उम्र का आदमी, चाहे फिर वो बच्चा है, चाहे वो सर्विंग क्लास है, चाहे वो रिटायर है, सैलरी पेशा है, हर व्यक्ति अपने जीवन काल में निवेश करने के बारे में सोचता है। और सोचने के पीछे का कारण भी होता है कि भाई उसको अपनी जरूरतें हैं जो पूरी करनी है, फिर चाहे उसे अपने इनकम सोर्स के रूप में निवेश करना है, या फिर उसे एसेट बनाने के लिए निवेश करना है, या फिर उसको अपने कुछ टारगेट्स हैं, जैसे कि मुझे एजुकेशन के लिए इतना पैसा तब चाहिए होगा, शादी के लिए, घर के लिए। हर व्यक्ति किसी ना किसी कारण से मोटिवेट होकर के इन्वेस्ट कर रहा होता है। लेकिन इसी इन्वेस्टमेंट में जब व्यक्ति इस निराशा को जुड़ता देखता है कि मैंने एक्स अमाउंट लगाया था और ये एक्स अमाउंट एक्स नहीं रहा, तो मैं क्या करूंगा? जितना मैंने लगाया था मान लीजिए एक्स माइनस वाई हो गया, तो क्या करूंगा? ये तमाम वो प्रश्न हैं जो अंततोगत्वा ये सवाल पूछना चाहते हैं कि निवेश अल्टीमेटली करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए आज के हम इस सेशन में आपके साथ हैं, जिसमें आपको मैं वो अनुभव साझा कर रहा हूं जो मैंने खुद ने फॉलो किया, या फिर मैंने और लोगों से सुना, जाना और अपने ऊपर परखा। ये सारी बातें आज के सेशन में। अच्छा, इसमें आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी और दे देता हूं। देखो, बहुत बार आप में से कई लोग ये कहते हुए सुन जाएंगे कि भाई साहब वो ट्रेडर थे, उनका स्टॉक बाजार में इतना ज्यादा पोर्टफोलियो था, खुद का बाजार गिरा हुआ पड़ा था, दुनिया को ज्ञान दे रहे थे। आप में से बहुत सारे लोग ये सुनने में कहते सुनते मिल जाएंगे कि फलाने भाई साहब क्रिप्टो में ट्रेड किया करते थे, उनका खुद का क्रिप्टो गिरा पड़ा था, लोगों से वो तो केवल पैसा ट्रेडिंग करवा करवा के कमा रहे थे, खुद का तो पोर्टफोलियो हिला पड़ा था। ये सवाल हाल ही के दिनों में जब मैं कुछ इंटरव्यूज में गया, कुछ पॉडकास्ट में गया, मुझसे लोगों ने पूछा, मतलब जो पॉडकास्टर थे वो पूछना चाह रहे थे कि साहब ये बताओ कि जो लोग ज्ञान दे रहे होते हैं उनके तो पोर्टफोलियो खुद के स्टॉक के अंदर गिरे हुए होते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं सबसे एक ही बात कहूंगा, अगर आप केवल इन्वेस्टमेंट का मतलब ये समझते हैं कि किसी एक क्लास में ही आपको निवेश करना है, तो इसका मतलब अभी आप निवेश की जो आखिरी सीढ़ी है वहां तक नहीं पहुंचे हैं। मतलब समझिएगा, अगर आपके निवेश में डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, यानी आपने जहां निवेश किया है वहां पर वैरायटी ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी आप इन्वेस्टमेंट के आखिरी पड़ाव तक नहीं पहुंचे हैं। आपके पास थोड़ा बहुत पैसा था, आपको किसी भाई ने ज्ञान दिया कि चलो स्टॉक में लगा दो, आपने स्टॉक में लगा दिया। किसी भाई ने ज्ञान दिया कि सुनो रहने दो, स्टॉक रहने दो, निकाल लो, गोल्ड में लगा दो, आपने गोल्ड में लगा दिया। यदि आप इतना ही निवेश का पैसा रखकर घूम रहे हैं कि आप किसी एक क्लास के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब अभी या तो और कमाने की जरूरत है या फिर बेहतरीन प्रबंधन तक अभी आप नहीं पहुंचे हैं। कहा जाता है कि पैसे का निवेश परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि आप कौन से उम्र में हैं, आपके पास आय का स्रोत कितने हैं, आपकी जरूरतें क्या हैं, इन सबको ध्यान में रख करके निवेश की सजेशंस दी जाती हैं। अगर आप युवा हैं तो आप एग्रेसिव प्लान को लेकर चलने वाले हैं, यानी कि आप कैसे स्टॉक्स को लेकर चलने वाले हैं। आप अगर रिटायरमेंट के करीब हैं तो इक्विटी की जगह आप बॉन्ड में निवेश करने वाले। सबकी जरूरतें अलग होती हैं, यानी कि निवेश का कोई एक गोल्डन रूल नहीं होता कि हाँ भाई ये सबको चूर्ण देना है, सर दर्द हो रहा है तो सबका दर्द इससे दूर हो जाएगा। नहीं, सबकी उम्र की आवश्यकता अलग होती है, फैमिली सिचुएशन अलग होती है, अलग अलग लोगों के अलग अलग इन्वेस्टमेंट गोल भी होते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जो एक सब पर लागू होता है वो ये कि आपको निवेश करते समय पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन करना जरूरी होता है। पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन जरूरी होता है, इसे मतलब आपने अगर 1 करोड़ रुपया निकाल रखा है कि मुझे यह निवेश करना है, तो अब उस 1 करोड़ को बांटना है कि ये सारा की सारा स्टॉक में लगाना है, या फिर इसको गोल्ड में लगाना है, कि सिल्वर में लगाना है, कि क्रिप्टो में लगाना है, कि एफडी करा के रखनी है, कि जमीन में लगाना है। यानी कि असेट अलोकेशन इटसेल्फ इज ए मेजर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। ये बात आपको जाननी होगी, और मैं अक्सर जब भी किसी के साथ इस बात को लेकर चर्चा होती है तब इस बात को बहुत ही गंभीरता के साथ रखना पसंद करता हूं कि भाई आप जिसका पोर्टफोलियो देखकर कह रहे हैं कि उसका स्टॉक गिरा हुआ चल रहा है,
खुद स्टॉक पर ज्ञान दे रहा है और उसका खुद का स्टॉक गिरा हुआ है, तो वो कैसा इन्वेस्टर हुआ? तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उसका केवल एक गोल मत देखिए, उसने अपने पूरे फंड कहां कहां डाल रखे हैं, उस ओवरऑल को चेक करिए और फिर बताइए कि उसका निवेश इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में बढ़कर गया या घटकर गया। अगर ओवरऑल उसकी वैल्यू घट रही है तो फिर वो एक बेकार इन्वेस्टर करार दिया जाएगा और बेकार इन्वेस्टमेंट एडवाइजर भी करार दिया जाएगा। ये सब बातें हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज के दौर में ये बात बहुत बड़ा डिस्कशन का विषय बन गई है कि माना कि आप पूरी तरह से पैसा एक चीज में नहीं लगाना चाहते। जैसे बाजार गिरे तो स्टॉक मार्केट को लेकर के तमाम प्रकार की खबरें आई कि भारत के इक्विटी बाजार से $12 बिलियन का रोकड़ा साफ हो गया, $1 ट्रिलियन रुपीस भारतीय बाजार से साफ हो गया। ऐसी तमाम खबरें मिलती हैं। भारत की खबरें 2025 में तो ये रही कि हमारा जो एवरेज पोर्टफोलियो है इंडिया का, वो लगभग 6% स्टॉक बाजार को लेकर जो है वो 6% तक श्रिंक कर गया। 750 अगर हम टोटल बेस्ट स्टॉक्स को निकालें, उनमें से 245 ही थे जो बेस्ट गेन देके जा रहे थे, बाकी तो सब लाल होकर चल रहे थे। वैसे ही अगर हम बात करें गोल्ड के बारे में भी, तो गोल्ड और सिल्वर ने जहां एक बार बढ़िया बाजार पकड़ा था, वो पलटी खा के बैठ गया। क्रिप्टो की बिटकॉइन की अगर हम बात करें तो 63,000 पर ट्रेड कर रहा था, ये $63,000 पर ट्रेड कर रहा था। गोल्ड और सिल्वर भी अपने एक लेवल पर जाकर फिर से लौट कर आ गए। इवन अभी आईटी स्टॉक्स ने कल परसों जब एआई का जब कुछ मामला आया, एंथ्रोपिक करके जब वो चीजें बाहर निकल कर आई, तो आईटी स्टॉक्स धड़ाम से एआई के डर के मारे नीचे आ गए। ट्रेड डील्स हो, तमाम चीजें हो, तो बाजार पर इन सबका असर आ रहा होता है। मतलब एक मात्र एआई के डर से $50 बिलियन का स्टॉक साफ हो गया कि भाई उनको डर लगने लग गया कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हमारी जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं उनका कोई यूज ही बंद हो जाएगा। ये तमाम चीजें हैं 2026 में। इसी वजह से आज हम आपके साथ में चर्चा कर रहे हैं कि निवेश को कैसे कैसे आप डाइवर्सिफाई करते चले। और ये जो सलाह जो मैं आपको दे रहा हूं, ये तमाम प्रकार के जो निवेशक हैं उनकी सलाह का सार है, जो बड़े एडवाइजर्स हैं उनकी सलाह का सार है। मैं इस बात को आपसे इसलिए चर्चा में लेकर आ रहा हूं क्योंकि फिलहाल ये लोगों की चर्चाओं में चल रहा है कि इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफिकेशन का अगर 65-10-10-15 वाला रूल फॉलो किया जाए तो वो इस समय पर 2026 के हिसाब से या 25-26 की जो सिचुएशन चल रही है उनके हिसाब से एक सेफ साइड सिद्ध हो सकता है। अब ये 65 क्या है, 10 क्या है, 10-15 क्या है, ये सब मैं आपको बताना शुरू करता हूं। ये जो एसेट के बारे में बात हो रही है कि 65-10-10-15 का अलोकेशन रखें, इसमें कहा जा रहा है कि 65% तक आप अपना इन्वेस्टमेंट इक्विटी में कर चलें। इक्विटी में करके चलें से मतलब है या तो आप खुद जाकर स्टॉक परचेज कर लीजिए या फिर म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से निवेश करिए। 10% आप अपने निवेश का गोल्ड में, 10% आपके निवेश का सिल्वर में और 15% जो आपके निवेश का है वो फिक्स्ड इनकम जिनसे होती हो उन निवेश के साधनों में, जैसे कि एफडी की बात कर ली जाए, फिक्स्ड डिपॉजिट्स में अपना पैसा आप रखते हुए चलें। अब सवाल बनता है कि ये रूल हमेशा के लिए वैलिड है या इन सालों में जो टर्मोइल की सिचुएशन चल रही है उनके लिए? और अगर ऐसा कहते हो तो फिर साहब 65% आप एकदम इक्विटी के बारे में क्यों कह रहे हो? क्या है लोगों की थॉट, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो देखिए, आपको मैं एक बात यहां पर बताना चाहूंगा। असल में इक्विटी से मतलब है आपकी स्टॉक परचेज करने का। जो लोग डायरेक्ट परचेज कर पाते हैं वो डीमैट अकाउंट से सीधा जाके कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं, और जिनको लगता है कि नहीं भाई हमको खरीदना नहीं आता है तो फिर वो करते ये हैं कि वो म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। और म्यूचुअल फंड्स का भी अल्टीमेटली जो रेशो होता है कि इक्विटी में कितना जा रहे हैं, बॉन्ड में कितना जा रहे हैं, तो वहां से फिर वे इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कितना जा रहा है, वहां से लोग अपना इक्विटी वाला सेक्शन निकाल कर लाते हैं। इक्विटी का इतिहास रहा है कि जब जब मार्केट टूटा है, इक्विटीज ने भले ही मार्केट में डाउन साइड देखी हो, लेकिन वो अपने उस टाइम को क्रॉस करते हुए बड़ा अच्छे से उठकर लौटती हैं। यानी इतिहास से ये अप्रूव्ड है कि इक्विटी में निवेश किया हुआ व्यक्ति, अगर एक्स टाइम पर निवेश किया हुआ व्यक्ति, उसे अगर खराब दौर देखने को मिला, खराब दौर जैसे 2008 की मंदी देख लो, 2020 का कोविड देख लो, जब स्टॉक्स नीचे गए थे, उस समय पर भी इन्वेस्टर्स ने जो एवरेज आउट किया, क्योंकि बाजार जब लौट कर आया तो उसने वो सबके पाप धो दिए और बाजार को बीट करते हुए ऊपर चला गया। इसलिए आज भी लोग इक्विटी निवेश को हिस्टोरिक रेजिलियंस के चलते सबसे ऊपर के निवेश में रखते हुए चलते हैं कि बाजार चाहे जैसा भी हो। जैसे फिलहाल के समय पर भी जब ट्रंप का हमारे ऊपर टैरिफ प्लान आया था, 85,000 से बाजार गिर के वापस नीचे 72,000 73,000 पर सेंसेक्स आ गया था। लेकिन समय बीता, फिर से 80,000 पार करके आज 82-83,000 पे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि बाजार अपने आप को बुरे वक्त से निकालकर फिर से उठाकर ले आता है, क्योंकि अल्टीमेटली इकोनॉमी को ग्रो जो करना है, स्टॉक्स है क्या, इकोनॉमी का ही तो रिफ्लेक्शन है। आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था अगर ग्रो कर रही है
तो अल्टीमेटली उनका असर हमारी कंपनियों पर भी तो पड़ेगा, या उल्टा कहिए कंपनियां ग्रो कर रही है तभी तो हमारा देश ग्रो कर रहा है, हमारे देश के अंदर निवेश बढ़ रहा है, अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है, रोजगार बढ़ रहा है, तभी तो ओवरऑल इकोनॉमी बढ़ रही है। तो इसलिए कहा जाता है कि हिस्टोरिक रेजिलियंस है कि लोग इन्वेस्टमेंट अगर करते हुए चलते हैं तो ये भले ही बाजार पीड़ित चल रहा हो, मान लीजिए कि आज बाजार ने निवेश अच्छे से रिटर्न नहीं दिए, कोई बात नहीं, जैसे ही बाजार वापस आएगा ये सारा हिसाब पूरा कर देगा। यानी कि जब जब ये पिटा रहा था उस समय पर आप बने रहे, इसमें सारा खेल है कंसिस्टेंसी का। आप अगर अधीर होकर भागने लगे कि नहीं साहब अपन को पेशेंस नहीं है, अपन तो बाजार छोड़कर निकलेंगे, तब जाकर के ये बैकफायर करता है। अगर आप वेट करते रहे तो ये आपको बढ़िया रिटर्न देकर चलता है। जहां तक बात हो गोल्ड की, देखिए भले ही गोल्ड हाल ही के दिनों में नीचे आया हो, लेकिन जब तक दुनिया भर की बैंक, सरकारें इसको निवेश के ऑप्शन के रूप में चुनती रहेंगी, मानकर चलिएगा गोल्ड कभी नीचे नहीं गिरेगा। थोड़ा बहुत भाव ऊपर नीचे होना ट्रेड का हिस्सा होता है, अल्टीमेटली भी ये निवेश के वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस में से एक माना जाता है। क्या ये एकदम आउट परफॉर्म करके रातों रात माला माल कर सकता है? कुछ समय के लिए लोगों को लगता है बीच बीच में ऐसा, जब निवेशक अचानक किसी चीज की रैली कर देते हैं कि चलो भाई उठाते हैं इसको, लेकिन फिर भी बाजार में ये इन्फ्लेशन को बीट करता हुआ हमेशा रहा है। कभी कभी कुछ अच्छे निवेशक जब एंट्री बीच मार्ग में कर जाते हैं, जैसे बाजार जब चढ़ रहा था अभी गोल्ड का, उस समय एंट्री कर गए और उनको अपेक्षा थी कि हमारे लिए भी ये उतना ही बढ़िया रिटर्न देकर जाएगा और हो सकता है उन्हें पटखनी खाकर वापस आना पड़ा हो, तो उनके टेस्ट गलत हो सकते हैं। लेकिन फिर भी ये लॉन्ग रन में अगर आप अपना 10% निवेश का पैसा गोल्ड में लॉन्ग रन के लिए रखते हैं तो वो आपको अल्टीमेटली बेनिफिट देकर जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम सिल्वर की बात करें, मतलब आप गोल्ड का उठाकर 25 साल के पीरियड का देखें तो गोल्ड ने ईयरली रिटर्न 14.5% का दिया है, मतलब महंगाई को बढ़िया से बीट किया। सिल्वर ने भी 14% का, हालांकि ये जो रिजल्ट्स हैं ये बायस्ड हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि पिछले 1-2 साल में जो सिल्वर और गोल्ड ने रिटर्न्स दिए हैं उनसे इनका एवरेज बढ़ गया हो। क्योंकि एनएसई निफ्टी आपको नीचे दिख रहा है, सेंसेक्स नीचे दिख रहा है, तो आपको लगेगा फिर तो गोल्ड और सिल्वर ही सबसे बढ़िया है, फिर हम इसमें क्यों लगाएं, स्टॉक में पैसे क्यों लगाएं? क्योंकि ये जो रिजल्ट्स हैं ये इन्फ्लेटेड हैं। इन्फ्लेटेड इन व्हाट सेंस? क्योंकि पिछले 1-2 साल में जो गोल्ड सिल्वर 100% तक रिटर्न देकर चले गए, 200% तक सिल्वर देकर चला गया, वो सारी चीजें जो रिटर्न्स में दिखाई देती हैं उनसे इनका एवरेज ऊपर चला गया। लेकिन फिर भी ये बाजार को बीट करते हुए या कॉम्पीट करते हुए निवेश दिखाई पड़ते हैं। चूंकि आपको इसमें पता नहीं चलता कि राइट टाइम कौन सा है निवेश का, इसलिए सजेस्ट रहता है कि आप अपने कुल पोर्टफोलियो का अगर 1 करोड़ रुपया निवेश कर रहे हैं तो 10 लाख रुपए आप सिल्वर में और 10 लाख रुपए आप चांदी में निवेश, उसमें गोल्ड में निवेश करते हुए चल सकते हैं। क्योंकि सिल्वर हाल ही में जैसे 4 लाख पार कर गया था और अब नीचे आके बैठा हुआ है, तो लोगों को लगता है कि यार ये बाजार में धोखा दे सकता है, तो हमें डर ये रहता है कि मेरे निवेश का टाइम कहीं ऐसा तो नहीं है मैं 4 लाख पे जब भाव था तब कर गया था और अब वो नीचे आ गया, पता नहीं अब फिर वो 4 लाख कब जाएगा। इसी वजह से यहां पर आपको निवेश के अंदर मात्रा कम करने की कहा जाता है। देखो, एक मैं अक्सर जब भी किसी इंटरव्यू, पॉडकास्ट या फिर मैं अपनी क्लास में होता हूं और जब मुझसे कोई ये बात पूछता है कि हमें निवेश करते समय क्या सोच रखनी चाहिए, तो मेरी एक बात होती है कि भैया निवेश होता है शेष का। शेष का मतलब आपके पास कुछ बचा है तो निवेश करेंगे ना, उधार लेकर के या फिर कहीं और की बच्चों की फीस हुई, घर की किस्त हुई या फिर पड़ोसी से लिया कर्जा हो, उन सबको आप इन्वेस्टमेंट में मत डालिए। सेविंग्स का इन्वेस्टमेंट होता है, अपनी जरूरतों का नहीं। तो जो आपके पास सेविंग्स है ना, उनको जब आप निवेश करते चलेंगे तो पेशेंस भी रख पाएंगे कि चलो भाई ये पैसा तो बचत का पैसा था ना, इसको अगर मार्केट ऊपर नीचे कर भी रहा है तो मैं इसे एवरेज आउट करूंगा, 5 साल में जाकर के इसके बारे में विचार करूंगा। निवेशक को हमेशा, देखिए 2 बातें अलग अलग हैं, ट्रेडर अलग है, निवेशक अलग है। ट्रेडर वो है जो सेम डे के अंदर बाजार को ऊपर उड़ता और नीचे गिरता देख के पैसा कमाता है। इंट्राडे ट्रेड्स में लोगों ने गिरती चांदी से भी पैसा कमाया है तो उठती चांदी से भी कमाया है। बाजार गिर रहा हो तो भी और बाजार उठ रहा हो तो भी पैसा बनाते हैं, वो है इंट्राडे ट्रेडर्स। लेकिन अगर आप निवेशक हैं कि मैंने पैसा इन्वेस्ट करके छोड़ दिया, बाद में निकालूंगा, तो आप तत्काल प्रभाव से हर 7वें दिन 10वें दिन अपना अकाउंट चेक मत करिए। आप कम से कम समय दीजिए, साल भर का, 2 साल का, 5 साल का, फिर आप रिटर्न्स की अपेक्षा करिए। यह बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आप निवेश के अंदर इस बात को गहराई से समझें। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं अपने निवेश को किस तरह से करें यह देखना बहुत जरूरी है। एक और जो जरूरी जानकारी है और वो आप लोगों को इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग, क्योंकि हम लोगों से चर्चाएं जब सुन रहे होते हैं तो चर्चाएं सुन रहे होते हैं कि साहब स्टॉक में निवेश कर दो, गोल्ड में कर दो, सिल्वर में कर दो, ये सब इस तरह की खबरें चल रही होती हैं।
जो बात डिस्कस ही नहीं होती वो क्या होता है कि साहब ये जो हमारे घर वाले कहते आते थे फिक्स डिपॉजिट करा दो, एफडी करा दो, क्या वो आज भी वर्थ इट है? देखो मैं आपसे कहूंगा कि बाजार में एफडी कभी भी अप्रासंगिक नहीं हो सकती। हालांकि एफडी को लेकर के एक थॉट रहता है कि ये तो इन्फ्लेशन को भी बड़ी मुश्किल से बीट कर पाती है, इसलिए एफडी की जगह कहीं और निवेश करो। लेकिन जब बाजार 25-26 जैसे बाजार चल रहे हों, जब पता ही नहीं कि बाजार में क्या चल रहा है, तो एकमात्र इंस्ट्रूमेंट जो आपको गारंटी से कहता है कि इतना रिटर्न तो मैं दूंगा ही दूंगा, क्योंकि जहां स्टॉक एक्सचेंज के बाजार श्रिंक हो गए हो, क्रिप्टो आधे पे आ गया हो, वहां पर अगर कोई गारंटेड रिटर्न दे रहा है वो बैंक है, जो आपको कह रहा है कि आप पैसा इन्वेस्ट कर दो, मतलब हमारे पास सेव करा दो, हम आपको 8% तक ब्याज दे देंगे। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि नहीं साहब 8% तक तो कौन ही दे पाता है, कहीं 6.5% है, कहीं 7% है। मैं आपको कुछ ऑप्शंस बताऊंगा अच्छे, जहां पर 8% तक भी आपको एफडी पर इंटरेस्ट दिया जाता है। बोले सर वो ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो नई बैंक होती हैं, तो नई बैंक के लिए नियम होते हैं कि आप आरबीआई के बिना तो बैंक बन नहीं सकते, और बैंकों को आरबीआई ने गाइडलाइन दी हुई है कि अगर तुम्हारे पास रखा पैसा तुम अगर डूबते भी हो तो तुम्हें 5 लाख रुपए तक तो सामने वाले को रिटर्न करना ही होता है। मतलब एफडी अगर आपने मान लीजिए करा दी 10 लाख रुपए की और बैंक डूब गई तो भी वो 5 लाख रुपए आपको लौटा के जाएगी, इतनी गारंटी है। तो आप समझदार लोग क्या करने लगे हैं कि वो छोटी छोटी एफडी बनाते हैं, 10 बैंक में बना दी, 5 लाख रुपए की एफडी बना दी कि ले बेटा, तो कोई सी भी बैंक डूबे मेरे को 5 लाख रुपए तो प्रॉपर मिलके आएंगे, जो ब्याज है उसको मेरी कमाई है। तो कहने का मतलब यह है कि आप अपने निवेश में एफडी में भी अंदर चल के डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, और ऐसी बैंक जो कि नई बैंक है, जिन्हें फंड की ज्यादा जरूरत है, जिन्हें अपना कासा मेंटेन करना है, वो लोग आपको बढ़िया इंटरेस्ट ऑफर करते हैं। तो आप लोग खुद से ना ढूंढ पाए तो मैं आपको एक प्लेटफॉर्म बताऊंगा जहां पे आप ढूंढ सकते हैं कि देखो यहां पर ये इंटरेस्ट रेट उपलब्ध है। कुल मिलाकर के एफडी का पैसा 2 प्रकार से आप यूज ले सकते हैं। एक, जब बाजार बहुत अस्थिर हो तो आप अपने निवेश का कम से कम महंगाई बीट करता हुआ तो रिटर्न ले ही सकते हैं। दूसरा, आप अपने पैसे को हेज करके साइड में रख ले रहे हैं कि जब बाजार अच्छा होगा तब मैं एफडी के पैसे को लेके वहां लगा दूंगा। घर में रखा हुआ करंट अमाउंट कम से कम एफडी में रहे तो वो फायदे का सौदा तो रहता है। ये वाली बात आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर बात क्या हुई, डाइवर्सिफिकेशन इज मस्ट, और उसको करने के लिए तरीके मैंने आपके सामने बता दिए। जैसे बात करें गोल्ड और सिल्वर की, तो आपको कई बार मैंने बताया है स्टेबल मनी के बारे में। यहां पर आप गोल्ड एंड सिल्वर के ईटीएफ्स में निवेश कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म के थ्रू आप निवेश करते हैं तो ये आपका प्रॉपर आपके निवेश का, अगर आपने गोल्ड निवेश में सोच रखा है कि मुझे इतना निवेश करना है, तो लेके 200 रुपए से 100 रुपए से जितना भी आपको अपना निवेश करना है उतने की एसआईपी डेली के हिसाब से, मंथ के हिसाब से यहां इस प्लेटफॉर्म से शुरू कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म आपका पैसा सीधा म्यूचुअल फंड्स में, ईटीएफ्स में लगवाता है, यानी कि अपने थ्रू आप उनमें निवेश कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म एक प्रकार से आपके निवेश के जो म्यूचुअल फंड ऑप्शंस हैं उसके लिए आपको डेली का ऑप्शन लेकर के चला आता है कि लो जी आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जिस भी तरफ लगाना चाहें आप अपनी एसआईपी करा सकते हैं। और इसके अंदर साथ ही साथ गोल्ड और सिल्वर के जो ईटीएफ्स हैं उनके अंदर आपके निवेश जो हैं उनको प्रॉफिट के साथ ये बताता है कि देखो कि डिजिटल गोल्ड से और फिजिकल गोल्ड से किस तरह से अच्छे हैं। अनडाउटेबली डिजिटल और फिजिकल गोल्ड से जो गोल्ड के ईटीएफ्स हैं, जो मतलब इनके जो ट्रेडेड फंड हैं, वो क्यों अच्छे होते हैं, क्योंकि सबसे पहली बात तो वो सेबी रेगुलेटेड है। दूसरी बड़ी बात क्या है कि आप उस पूरी तरह से कोई बाय सेल का मार्कअप नहीं लगा है, कि उसके अंदर ऐसा हाल नहीं है कि साहब इतना खरीदने पर आपको इतना परसेंट काट के देना पड़ेगा, नहीं। तो कई तरह से आपके लिए ईटीएफ्स जो हैं यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो हैं वो फायदेमंद रहते हैं। आपके निवेश में ये आपको रिकमेंडेशन देता है कि आप अपने पैसे का कितना गोल्ड में डालना चाहते हैं, कितना सिल्वर में, तो आपको उस हिसाब से ये प्लान भी सजेस्ट करता है। इतना ही नहीं, आपको ये प्लेटफॉर्म फिक्स डिपॉजिट में भी बढ़िया ऑप्शन देता है। मतलब आप देश भर में ढूंढने निकले कि कौन सी बैंक ऐसी है जो 8% तक ब्याज दे रही है, तो उसने इन बैंकों को इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपके सामने खड़ा कर दिया है। आप जाकर के सारी बैंकों के इंटरेस्ट रेट चेक कर सकते हैं। जिस बैंक में आपको इन्वेस्ट करना है वो इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू उस बैंक के अंदर अपनी एफडी करा दीजिए। तो आपको ना जैसे बहुत सारी ऐसी बैंक दिखाई दे जाएंगी जो बढ़िया आपको 8% तक का रिटर्न देती हुई दिख रही हैं। आप यहां पर बकायदा अपनी एफडी बुक करिए, क्योंकि बैंकों को आरबीआई लाइसेंस देके चलती है, तो बैंक ऐसे बर्बाद नहीं होती हैं। फिर भी सेफ्टी नेट को ध्यान में रखते हुए जहां पर 8% ब्याज मिल रहा है उसमें भी आप अपने आप को डाइवर्सिफाई कर लीजिए। निवेश करते समय ध्यान रखिए कि इंटरेस्ट रेट तो मिल ही रहा है, सरकार की तरफ से गाइडलाइंस हैं
जिसको बोलते हैं DICGC की गाइडलाइन, जिसमें आपको 5 लाख रुपए, तो अगर आपकी बैंक डूबती भी है तो भी सरकार लायबल है आपको 5 लाख रुपए लौटाने के लिए। तो आप अपने फंड्स को इन बैंकों में डाइवर्सिफाई कर दो कि भाई तेरे को 5 देंगे, तेरे को 4 देंगे, तेरे को 3 देंगे। इस तरह से भी आप अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। कुल मिलाकर के ये प्लेटफॉर्म, जिसको ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के द्वारा और बहुत अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स के द्वारा बैक किया हुआ है, आप इसे यूज करके देख सकते हैं। कहने का कुल जमा अर्थ यह है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट में म्यूचुअल फंड्स को, गोल्ड को, सिल्वर को, फिक्स निवेश को अपने ऑप्शंस में जरूर जगह दें। इस साल के लिए ये एक गोल्डन रूल सिद्ध हो सकता है। बाकी फिर भी मैं एक बात जो आपसे हर बार बोलता हूं, अभी भी बोलूंगा, कि आपकी जरूरत, आपकी उम्र, आपका निवेश, ये सबकी अलग अलग स्थिति है। सबके लिए कोई सिंगल पॉइंट नहीं है कि ये दवा सबको दी जा सकती है। जी नहीं, ये बात अलग होगी कि मैं आपको ये बात बोल करके कह दूं कि नहीं सबको ये लागू होता है। नहीं, आपकी जरूरतों के हिसाब से निवेश पर्सनलाइज्ड होता है। इसलिए आप इन्वेस्टमेंट से पहले खुद अपनी आवश्यकता का प्रॉपर रिसर्च करें, चीजों को समझें और फिर फाइनली आप निवेश में भागीदार बने। ठीक है साहब, धन्यवाद।